हम लोग रिवाइज करेंगे आज बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन को। ठीक है, इस टॉपिक को ध्यान से पढ़िए, स्टार्टिंग से धीरे धीरे हम लोग एनसीईआरटी को रीडिंग करेंगे और एक्सप्लेनेशन भी करेंगे उन पार्ट्स का। तो ये कह रहा है यू हैव ऑलरेडी लर्न दैट ऑल लिविंग सेल्स हैव द प्रोवाइडेड have to be provided with nutrients, oxygen and other essential substances. Also the waste or harmful substances produced have to be removed continuously for healthy functioning. ये कह रहा है कि बेसिकली आपको क्या कहते हैं हटाना पड़ता है और वेस्ट को निकालना पड़ता है. इट इज़ देयरफॉर एसेंशियल टू हैव द एफिशिएंट मैकेनिज्म फॉर द मूवमेंट ऑफ दीज सब्सटेंसेज टू द सेल्स एंड फ्रॉम द सेल्स डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल्स हैव इवॉल्व्ड. ये बेसिकली कह रहा है कि हटाने के लिए कई सारी नई नई चीज़ें अपनाई हैं लोगों ने. तो स्पॉन्जेस और सिलेंडर्स जो होते हैं वो वाटर के थ्रू रिमूवल करते हैं चीज़ों का और फैसिलिटेट करते हैं सेल एक्सचेंज. ठीक है, और जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो ब्लड का इस्तेमाल करते हैं या स्पेशल फ्लूइड्स का इस्तेमाल करते हैं. ब्लड क्या है? ब्लड एक स्पेशल फ्लूइड ही तो है या एक स्पेशल वो है आपका एपिथेलियल सिस्टम है एक तरह से. ठीक है, अनदर बॉडी फ्लूइड लिम्फ ऑल्सो हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ सर्टेन सब्सटेंसेस. ठीक है, लिम्फ जो है वो भी हेल्प करता है ट्रांसपोर्ट में सब्सटेंसेस के. ब्लड जो है वो एक स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू है कंसिस्टिंग ऑफ फ्लूइड मैट्रिक्स प्लाज्मा फॉर्म्ड एलिमेंट्स. ठीक है, ब्लड में मैट्रिक्स होता है, प्लाज्मा होता है. प्लाज्मा जो होता है येलो होता है. येलो का क्यों होता है? बिलिरुबिन होते हैं उसमें, स्ट्रॉ कलर्ड होता है. ठीक है, उसमें बिलिरुबिन्स होते हैं, बिलिरुबिन्स. ठीक है, और ये विस्कस फ्लूइड है. प्लाज्मा में देखिए एक चीज़ याद रखिए कि प्लाज्मा जो होता है, एक सेकंड में यहाँ लिख देता हूँ. प्लाज्मा जो होता है, ठीक है, इसमें 90 to 92% वाटर होता है इसमें. ठीक है, मतलब 90 to 92% वाटर. ठीक, और 6 to 8% ऑफ इट इज़ प्रोटीन. ठीक है, 6 to 8%. और अराउंड मेरे ख्याल से 1% होता है वो उसमें क्या कहते हैं, ये सब होते हैं फाइब्रिनोजेंस और ग्लोबुलिन, एल्ब्यूमिन. देखिए एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन और फाइब्रिनोजेन का फंक्शन क्या है? फाइब्रिनोजेन बेसिकली आपका क्लॉटिंग में काम करता है. ग्लोबुलिन आपका क्या कहते हैं डिफेंस मैकेनिज्म में काम आता है. एल्ब्यूमिन क्या करता है? वो हार्मोनल बैलेंस और ये सब ऑस्मोटिक बैलेंस ये सब में हेल्प करता है. ठीक है, जैसे क्या कहते हैं वो मेंटेन रखता है कि सब चीज़ ऑस्मोसिस सही से हो रहा है, सारा सब कुछ काम सही है. ब्लड देखिए मैट्रिक्स होता है ब्लड का पार्ट और एक होता है प्लाज्मा. प्लाज्मा जो होता है आपका 55% होता है ब्लड में और मैट्रिक्स जो होता है वो अलग होता है. मैट्रिक्स जो होता है वो फॉर्म्ड एलिमेंट से बनता है. फॉर्म्ड एलिमेंट्स अराउंड 45% होते हैं ब्लड में. ठीक है, फाइब्रिनोजेंस आर नीडेड फॉर द क्लॉटिंग. ठीक है, ये सब तो मैंने बता ही दिया है. प्लाज्मा में ए सर्टेन अमाउंट 1% जो मैंने बोला था Na+, Ca+, Mg+, HCO3- Cl- एक्सेट्रा पड़े होते हैं. ठीक है, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, लिपिड्स एक्सेट्रा सब कुछ होते हैं. कोएगुलेशन ऑफ क्लॉटिंग ऑफ ब्लड आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द प्लाज्मा. प्लाज्मा विदाउट द क्लॉटिंग फैक्टर्स इज कॉल्ड सीरम. ये बहुत अच्छी लाइन है. प्लाज्मा विदाउट द क्लॉटिंग फैक्टर्स इज कॉल्ड सीरम. ठीक है, एरिथ्रोसाइट्स पे आ जाइए. एरिथ्रोसाइट्स को एसिडोफिल्स भी कहते हैं. ठीक है, और इसमें एक चीज़ याद रखिएगा 120 दिन के लिए होते हैं ये. 5 मिलियन से 5.5 मिलियन होते हैं ये पर मिलीमीटर क्यूब. ठीक है, RBCs आर फॉर्म्ड इन द रेड बोन मैरो. ठीक है, RCB आर डिवाइड ऑफ न्यूक्लियस और ये बाइकॉनकेव शेप के होते हैं. दे हैव रेड कलर्ड आयरन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स प्रोटीन कॉल्ड हीमोग्लोबिन, हैंस द कलर एंड द नेम ऑफ दीज सेल्स. ठीक है, शेप भी इसी वजह से होता है मेरे ख्याल से. हेल्दी इंडिविजुअल्स हैव 12 to 16 ग्राम्स ऑफ हीमोग्लोबिन इन एवरी 100 ml. ये लाइन याद रखिएगा, 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है इन एवरी 100 ml. ठीक है, दीज मॉलिक्यूल्स play a significant role in the transport of respiratory gases. RBCs have an average life of 120 days, after which they are destroyed in the spleen, graveyard of RBC. Leukocytes are also known as white blood cells as they are colorless due to lack of hemoglobin. ठीक है, ये बेसिकली कह रहा है कि देखिए ल्यूकोसाइट्स भी होते हैं, उनको भी वाइट ब्लड सेल्स कहते हैं. क्यों? अच्छा, आपको एक बात बता दूं, इसमें एक बहुत अच्छा पॉइंट है कि ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी क्या है? स्प्लीन है. क्यों? क्योंकि उसमें वो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं. ठीक है, ये कलरलेस होते हैं ड्यू टू लैक ऑफ हीमोग्लोबिन. दे आर न्यूक्लिएटेड. ये न्यूक्लिएटेड होते हैं. इनमें इनमें है न्यूक्लियन बोल रहा हूँ न्यूक्लियस इनमें है. थोड़ा फास्ट पढ़ाना पड़ेगा.
ठीक है। लेसर इन नंबर होते हैं, मतलब 6000 से 8000 के अराउंड होते हैं। ल्यूकोसाइट्स शॉर्ट लिव्ड होते हैं, 120 दिन था वैसे आरबीसी का, ये तो शॉर्ट लिव्ड हैं। ठीक है। वी हैव टू मेन कैटेगरीज ऑफ डब्ल्यूबीसीज। डब्ल्यूबीसीज में देखिए दो मेन कैटेगरीज हैं। ठीक है। अब ये कहाँ लिखते हैं, ये लिखते हैं एक पेपर पे ही लिख देते हैं। ठीक है। लास्ट पेज पे। ठीक है, इस पे आ जाइए। डब्ल्यूबीसीज हैं, सॉरी सॉरी सॉरी, एक सेकेंड। ठीक है, ये रहा। देखिए डब्ल्यूबीसीज में आपका ये होता है ए ग्रैन्युलोसाइट्स, थोड़ी स्पेलिंग में मिस्टेक हो रही है आई थिंक, और विजिबल नहीं है ना, एक सेकंड विजिबिलिटी बढ़ाता हूँ। ए ग्रैन्युलोसाइट्स और एक दूसरा कैटेगरी है ग्रैन्युलोसाइट्स। ठीक है। ए ग्रैन्युलोसाइट्स में क्या क्या आता है? वेल देखिए, ग्रैन्युलोसाइट्स में तो सबको पता है कि ईजिनोफिल्स आते हैं, ईजिनोफिल्स। एक दूसरा कैटेगरी है न्यूट्रोफिल्स, तीसरा कैटेगरी है बेसोफिल्स। ठीक है। एक चौथा कैटेगरी है ए ग्रैन्युलोसाइट्स। एक पांचवा सॉरी ए ग्रैन्युलोसाइट्स नहीं, ए ग्रैन्युलोसाइट्स में क्या आते हैं, मोनोसाइट्स आते हैं। ठीक है। तो ए ग्रैन्युलोसाइट्स में क्या आते हैं, मोनोसाइट्स आते हैं और लिम्फोसाइट्स आते हैं। ठीक है। एक दूसरा मोनोसाइट्स के अलावा लिम्फोसाइट्स, ये दोनों के दोनों ए ग्रैन्युलोसाइट्स के मेंबर्स हैं। ग्रैन्युलोसाइट्स में ईजनोफिल, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स। ठीक है। इसको याद करने का एक तरीका होता है नीलिमा भाभी। ठीक है। नीलिमा में एन जो होता है वो आपका रिप्रेजेंट करता है न्यूट्रोफिल्स को, एल जो होता है वो क्या कहते हैं लिम्फोसाइट्स को रिप्रेजेंट करता है, और ए जो होता है या सॉरी एम जो होता है वो मोनोसाइट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है। नीलिमा भाभी ना, तो भाभी भी लिख देते हैं, भाभी जी का भाभा। ठीक है। नीलिमा भाभी में एन जो है वो न्यूट्रोफिल्स। ठीक है। एल आपका एल जो है वो ल्यूकोसाइट्स, एम जो है ये एम है। ठीक है, ये मोनोसाइट्स को। ए जो है वो एसिडोफिल्स को ही ईजिनोफिल्स कहते हैं। सॉरी, शायद मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बोल दिया था कि ईजिनोफिल्स आरबीसीज को बोलते हैं, उनको नहीं बोलते हैं। ठीक है, उनको एरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं। ठीक है, थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है, मुझे भी याद नहीं हो पाता है ठीक से, बट क्या कर सकते हैं। ये बेसिकली क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि न्यूट्रोफिल सबसे ज़्यादा है, वो 50% के अराउंड है। ठीक है, सॉरी 60% के अराउंड है। ठीक है, और बेसोफिल सबसे कम है, क्योंकि नीलिमा भाभी में फिर ए के बाद एसिडोफिल्स यानी ईजिनोफिल्स के बाद बी जो आता है वो है बेसोफिल्स। ठीक है। अच्छा, आपको एक चीज़ फिर से याद दिला दूं कि ग्रैन्युलोसाइट्स में आते हैं न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, ठीक है, एसिडोफिल्स यानी ईजिनोफिल्स। ठीक है। अब इस डायग्राम पे आ जाइए, ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आ जाता है पेपर्स में। ठीक है, क्यों ये हो नहीं रहा, हाँ, ये डायग्राम याद रखिएगा। प्लेटलेट्स ऐसे होते हैं, आरबीसी ऐसे होते हैं। ठीक। अब ईजिनोफिल्स का काम क्या होता है, देखिए, रेजिस्ट इन्फेक्शन। बेसोफिल्स सेरोटोनिन, हेपेरिन, हिस्टामाइन ये सब सिक्रीट करते हैं। न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स फैगोसाइटिक होते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं फॉरेन ऑर्गेनिजम्स को। ठीक है। मोनोसाइट्स और न्यूट्रोफिल्स दोनों का फंक्शन सेम है, याद रखिएगा। ठीक है। एलर्जिक रिएक्शन से क्या कहते हैं, एलर्जिक रिएक्शन से ईजिनोफिल्स का रिलेशन है भाई, और रेजिस्ट करते हैं इन्फेक्शन को भी ये। लिम्फोसाइट्स जो होते हैं वो, एक सेकेंड, लिम्फोसाइट्स आर ऑफ टू मेजर टाइप्स, बी एंड टी। ठीक है, टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट। ठीक है, ये इम्यून रिस्पॉन्स में काम आते हैं। प्लेटलेट्स पे आ जाइए, प्लेटलेट्स को ही थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। थ्रोम्बोसाइट्स आर सेल फ्रैगमेंट्स प्रोड्यूस्ड फ्रॉम मेगा कैरियोसाइट्स। मेगा कैरियोसाइट्स से प्रोड्यूस किए सेल फ्रैगमेंट्स को थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। ठीक है, हाँ ठीक है। मेगा कैरियोसाइट्स क्या हैं, स्पेशल सेल्स हैं जो कि बोन मैरो में प्रेजेंट होती हैं। ब्लड नॉर्मली कंटेन करता है 1,50,000 से 3.5 लाख प्लेटलेट्स। ठीक है, 1.5 लाख से 3.5 लाख प्लेटलेट्स। अ रिडक्शन इन देयर नंबर कैन लीड टू क्लॉटिंग डिसऑर्डर, मतलब बेसिकली क्लॉटिंग करती हैं तो क्लॉटिंग ख़राब हो जाएगी। एबीओ ब्लड ग्रुपिंग क्या है, ये एबीओ ब्लड ग्रुपिंग है प्रेजेंस ऑफ, ये याद रखिएगा, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ टू सरफेस एंटीजन्स। देखिए, जो एंटीजन एब्सेंट होगा ना,
जैसे मान लीजिए एंटीजन जो एब्सेंट है, मतलब कि जैसे अब एंटीजन ए है इसमें प्रेजेंट, तो बी एब्सेंट है, तो ये किसका ब्लड ले सकता है? ये ए का तो ले सकता है, बट बी का नहीं ले सकता क्योंकि इसका एंटीजन इसमें नहीं है ना। एंटीबॉडी किसकी बनेगी? एंटीबॉडी बी की बनेगी। जिसका एंटीजन होगा उसकी एंटीबॉडी नहीं बनेगी, ठीक है। तो ब्लड ग्रुप ए जो है वो ओ से ले सकता है, ए से ले सकता है। बी जो है उसमें एंटीजन बी है, बी एंटीबॉडी क्या है? एंटीबॉडी ए है। ए बी में ए और बी दोनों एंटीजन है, तो एंटीबॉडी कोई भी नहीं है। ओ में एंटीजन ही नहीं है, मतलब ये किसी से ब्लड नहीं ले सकता। एंटीजन ए एंड बी होता है, एंटीबॉडी ए एंड बी है, इसीलिए ये ज़ीरो किसी से, सिर्फ ओ से ले सकता है, ठीक है। फ्रॉम द अबव इट इज, ठीक है। ये बेसिकली कह रहा है कि ओ को यूनिवर्सल डोनर कहते हैं, बकवास है, ठीक है, आप लोग जानते ही हैं ये सब इन्फॉर्मेशन आई थिंक, ठीक है। ये याद रखिएगा कि जिस ब्लड ग्रुप में होंगे आप, उसका एंटीजन आपसे मैच करेगा, ठीक है। और जिसका एंटीजन जिससे मैच करेगा उसका ब्लड ग्रुप आप ले सकते हैं, जिसका एंटीजन आपसे मैच नहीं करेगा उसका ब्लड ग्रुप नहीं ले सकते हैं। आर एच पॉजिटिव और आर एच नेगेटिव, 80% लोग दुनिया में जो हैं वो आर एच पॉजिटिव हैं, 20% जो लोग हैं वो आर एच नेगेटिव हैं। और ये मिले कहाँ से? ये रीसस मंकी से आर एच आया था, ठीक है, रीसस मंकी, ठीक है। आर एच पॉजिटिव जो होता है उन इंडिविजुअल्स में क्या होता है, देखिए, अगर बेसिकली इसकी कहानी है, ठीक है। अगर आर एच नेगेटिव मदर है और आर एच पॉजिटिव बेबी है, तो फर्स्ट बेबी तो सर्वाइव कर जाएगा बहुत ही खासी खुशी में, ठीक है। सेकंड बेबी मर जाएगा, क्यों? क्योंकि आर एच के अगेंस्ट वो एंटीजन बना लेगी मदर जो है, ठीक है, स्पेसिफिक एंटीबॉडी बना लेगी। अब इस केस में क्या हो जाता है? एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटैलिस हो जाती है, ठीक है। और इसीलिए एंटी आर एच एंटीबॉडीज़ एडमिनिस्टर करने चाहिए मदर को इमीडिएटली आफ्टर द डिलीवरी ऑफ द फर्स्ट बेबी। पहला बेबी पैदा हुआ तुरंत उसको क्या करिए कि आर एच एंटीबॉडी दे दीजिए, ठीक। इन केस ऑफ हर सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसीज, आर एच एंटीबॉडीज फ्रॉम द मदर, ठीक है, कैन लीक इनटू द ब्लड ऑफ द फीटस, ठीक है, एंड डिस्ट्रॉय द फीटल आरबीसी। देखिए, आर एच को एक तरह से एक एंटीजन की तरह देखिए, ठीक है। अगर एंटीजन प्रेजेंट है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर नहीं है, मान लीजिए मदर में नहीं है, तो उसके खिलाफ वो एंटीबॉडी बना लेगी पहले ही बच्चे में, तो फिर दूसरा वाला तो जिंदा ही नहीं हो पाएगा, एरिथ्रोब्लास्टोसिस हो जाएगा, ठीक है, फीटैलिस हो जाएगा, ठीक है। आर एच इसीलिए एंटी आर एच बॉडीज़ देनी चाहिए, एंटीबॉडीज़ देनी चाहिए, ठीक है, मदर को आफ्टर डिलीवरी। और एक बात बता दूँ, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ द एक्सपोजर ऑफ मैटरनल ब्लड टू स्मॉल अमाउंट्स ऑफ आर एच पॉजिटिव ब्लड फ्रॉम द फीटस, ठीक है। आर एच एंटीजन्स ऑन द फीटस डू नॉट गेट एक्सपोज्ड टू द आर एच नेगेटिव ब्लड ऑफ द मदर in the first pregnancy as the two bloods are well separated by a placenta, ठीक है। पहले बच्चे में क्यों नहीं होता है? प्लासेंटा की वजह से दोनों अलग हैं, ये याद रखिएगा पॉइंट, ठीक है। और बस यही है, और कोएगुलेशन वाला टॉपिक मैं नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊँगा, ठीक है। अभी ये याद रखिएगा, आर एच पॉजिटिव से आर एच नेगेटिव में ट्रांसफ्यूजन नहीं हो सकता, आर एच नेगेटिव से आर एच पॉजिटिव में भले हो सकता है। बस इतने पे ख़त्म करते हैं इस वीडियो को, अभी पार्ट 2 इसका आएगा। आर एच इनकम्पैटिबिलिटी भी इसे कहते हैं, ठीक है। इसमें वर्ड्स याद रखिएगा, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटैलिस, ठीक है, प्लासेंटा की वजह से फर्स्ट बेबी में कुछ नहीं होता है। आर एच पॉजिटिव आर एच नेगेटिव को ब्लड नहीं दे सकता, आर एच नेगेटिव आर एच पॉजिटिव को ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर सकता है, ठीक है। 80% लोग आर एच पॉजिटिव होते हैं, 20% लोग आर एच नेगेटिव होते हैं, ठीक है। शबा खैर, धन्यवाद।